a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए ऑक्सीजन परिवार के यौगिक जो चल रहे थे। ऑक्सीजन के बाद आपका तत्व जो है वो सल्फर है। ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। और सल्फर के यौगिकों में सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल भी हमने पिछले वीडियो में आपको करा दिया था। अब बचता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इस बारे में आप डिस्कशन करेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किन किन विधियों द्वारा और किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जाता है और शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये पिछले कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। सन 2018, 19 और 20 में ये पूछा गया है। आपके पास अनसॉल्व पेपर है, नहीं तो किसी के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनसे देख सकते हैं। आपका 2018, 2019 और 2020 में ये लगातार 3 वर्षों से पूछा जा रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल को सीसा कक्ष विधि और संपर्क विधि में किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के इतिहास के बारे में जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को फेरस सल्फेट यानी कि जिसे हम कहते हैं हरा कसीस, जिससे का फार्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। ये होता है हरा कसीस। हरा कसीस सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल को हरा कसीस को गर्म करके प्राप्त किया गया, इसीलिए कसीस का तेल कहते थे इसे। कसीस का तेल, कसीस का तेल भी कहते हैं इसको, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को सबसे पहले हरा कसीस को गर्म करके प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कसीस का तेल। और सल्फ्यूरिक अम्ल की एक बात और है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा भी कहते हैं। ये किंग ऑफ एसिड है। सल्फ्यूरिक अम्लों को अम्लों का राजा भी कहते हैं, जिसे हरा कसीस से बनाया गया था। देखिए किस प्रकार पहले बनाया गया था। FeSO4 × 7H2O। हरा कसीस को जब गर्म किया था तो प्राप्त हुआ था फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई थी और वहाँ पर जल प्राप्त हुआ था H2O। इतनी चीज़ें प्राप्त हुई थी और हमें मेन अपना प्राप्त हुआ था अम्लों का राजा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम फेरस सल्फेट यानी हरा कसीस को गर्म करते हैं, हरा कसीस को गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है और इसको यहाँ पर रब कर देते हैं। कहाँ गया है, मिल गया। तो इसको यहाँ रब कर देते हैं कि ये तो जान चुके हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को सबसे पहले कैसे बनाया गया था, हरा कसीस को गर्म करके। ये हरा कसीस, इसी कारण इसे कसीस का तेल भी कहते हैं और ये अम्लों का राजा है, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। बहुत ही पावरफुल अम्ल है। इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब है किसी की त्वचा पर पड़ जाए तो वो उसको जला देती है। यही बैटरियोल भी है, ये बैटरियों में भी डाला जाता है। जब इसको हम गर्म करते तो Fe2SO4, इसका मतलब है कि फेरस की संख्या 2 है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई करिए। 2 के चक्कर में यहाँ पर 2 से 14 हाइड्रोजन और 14 दूनी 28 हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर कितने ले लें हाइड्रोजन, 2 तो यहाँ पर है और 7 अब बचेंगे। 14 दूनी 28 और 28 दूना होते हैं 56। तो 14 दूनी 28 से यहाँ हो गए 56 हो जाएंगे। तो 56 में हमने 2 तो यहाँ पर निकाल दिए और सल्फेटों की संख्या 2 है, तो सल्फर एक यहाँ पर है और एक यहाँ है।
देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो सल्फर 2 हो गए। मजबूरी है यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर Fe2O3 बन रहा है और यहाँ पर FeSO4 है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर इतने ले लेने हैं कि आपके हाइड्रोजन खर्च हो जाएं। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 है। तो 28 को हम क्या लिखेंगे, 28, 7 दूनी 14 हो जाएंगे और 14 दूनी 28, यानी कि 15 दूनी 30 और 16 दूनी 32 और 13 दूनी 26। 13 दूनी 26 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 2 ये 28 हो गए। अब ऑक्सीजन है 7 दूनी 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, 13 यहाँ निकल गई और ये 4 और 2 टोटल करेंगे ऑक्सीजन का तो 4 दूनी 8 फेरस सल्फेट के साथ है और 7 दूनी 14, 8 और 14 हो जाती है आपकी 22 ऑक्सीजन को पूरा करेंगे तो कितने 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 13 22 हो जाती है। ऑक्सीजन पूरी हो गई। ये लीजिए बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जब हरा कसीस को हम ऐसे ही गर्म कर देते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होती है और ज़्यादा मात्रा में जल का निर्माण होता है और हमें हरा कसीस का अम्ल या बोलेंगे कसीस का तेल या अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में आ जाती हैं औद्योगिक विधियाँ। औद्योगिक विधियों में इसे कैसे बनाया गया या कहेंगे प्रयोगशाला विधियाँ। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि हम सल्फर को नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ गर्म कर देते हैं। HNO3 के साथ गर्म कर देते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और सबसे पहला हमें प्राप्त होता है H2SO4, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में बनाना है और शेष बचेगा आपका जल H2O। अब इतनी संख्या करनी है कि 2 2 4 हो जाएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेना होगा। नाइट्रिक अम्ल की संख्या बढ़ानी होगी कि नाइट्रिक अम्ल को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तभी ये चीज़ें बनेंगी। अब हम नाइट्रिक अम्ल को लेंगे, सल्फर तो एक जगह है तो 2 2 4, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 4 3 12, ऑक्सीजन यहाँ पर तो 4 का यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 12, ऑक्सीजन यहीं हो गए, नहीं बन रहा कॉम्बिनेशन तो हम कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ और 2 दूनी 4 यहाँ पर कर देंगे आप और 2 यहाँ पर नहीं सॉरी 6 यहाँ पर करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 6 है तो ये बन जाता है H2SO4। अब ऑक्सीजन 6 3 18, 4 यहाँ और 6 दूनी 12, कितने हो गए 12 और 4 16 और 2 18 हो गया आपका पूरा। देखिए 6 3 18 ऑक्सीजन है, 4 यहाँ है, 4 और 6 दूनी 12 यहाँ पर हैं, 12 4 16 होते हैं और 2 जल के साथ हैं तो 18 हो गए और 6 3 18। सल्फर 1 है प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन 6 हैं, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ये पूरा हो गया। जब प्रयोगशाला में सल्फर को नाइट्रिक अम्ल की अधिकता में गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा प्राप्त होता है। बहुत अच्छा अम्ल है और कई चीज़ों में प्रयुक्त किया जाता है, इससे कई पदार्थ भी बनाए जाते हैं। ये एक अभिकर्मक का कार्य भी करता है और ये इसकी प्रकृति बहुत ही संचारक होती है, इसीलिए इसे अम्लों का राजा कहते हैं। अब ये हो जाती है बात कि प्राचीन काल में ये चीज़ें बनाई गई थी और ये प्रयोगशाला विधि आपने सीख ली। अब आ जाती है कि प्रयोगशाला विधि में या सीसा कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ आपको 2 चित्र दिख रहे हैं, ऊपर वाला जो है वो सीसा कक्ष विधि है क्योंकि ये शीशे के कक्ष लगाए गए हैं और ये आपकी है संपर्क विधि। कौन सी विधि आ जाती है, दूसरी संपर्क विधि। तो औद्योगिक विधियाँ, औद्योगिक विधियाँ
औद्योगिक विधियों में हम बनाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो सबसे पहली होगी सीसा कच्छ विधि। सीसा कच्छ विधि। तो सीसा कच्छ विधि में सबसे पहला यहाँ पर जो दिया गया है वो बर्नर से पायराइट जलाया जा रहा है, FeS2 जलाया जा रहा है और इसमें सल्फ़र मौजूद है। FeS2 जलाया जा रहा है जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनकर इस स्तंभ में पहुँचती है, जिसे हम कहते हैं नाइटर पात्र। नाइटर पात्र। नाइटर पात्र में ये पहुंचकर फिर पहुंचती है ग्लोबर स्तंभ में। ग्लोबर स्तंभ में इसमें परिवर्तन होता है, फिर ये आ जाती हैं गैसें सीसा कच्छ में। सीसा कच्छ से ये गैलूसैक स्तंभ में पहुंचकर सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है। तो जितने भी यहाँ पर स्तंभ लगे हैं इनको बाई नेम और बाई हेडिंग के द्वारा हम बताएंगे, इनकी हेडिंग बनाएंगे और उसके द्वारा ही बताएंगे कि कौन से पात्र में और कौन से स्थान में क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये सब बताएंगे, तभी आप बता सकते हैं सीसा कच्छ विधि में किस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप होगी आपकी संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। और लास्ट में बनता है ओलियम। ओलियम में सल्फ्यूरिक अम्ल ही उपस्थित होता है, बस उसमें से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को निकालना होता है। तो सबसे पहले विधि तो हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं पायराइटर, ए पॉइंट पायराइटर पात्र ये होता है। इसमें हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को बर्नर द्वारा जलाते हैं वायु की तेज हवा, मतलब वायु की तेज धारा में, या बोलेंगे वायु की अधिक उपस्थिति में। जब हम फेरस सल्फाइड को जलाते हैं FeS2 को हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है Fe2, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यही इसकी हमें ज़रूरत है, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि आयरन पायराइड को हम बर्नर के द्वारा इस कच्छ में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो हम इसको पूरा कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। तो मामला ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर 5 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कर लें पहले 2 का मल्टीप्लाई। 2 का करते हैं तो 2 ही प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन सल्फ़र हो जाते हैं 2। तो 2 का करेंगे तो ऑक्सीजन देखेंगे 2 दूनी 4 और 3 7, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 7 ऑक्सीजन हम डाल ही नहीं सकते, तो हम करेंगे 4 का मल्टीप्लाई। 4 का करेंगे तो आयरन की संख्या 2 बढ़ाएंगे, तो 2 बढ़ा ली, 4 हो गए ऑक्सीजन, 2 3 6 और सल्फ़र कितने हैं 8, तो 8 यहाँ पर सल्फ़र हो जाएंगे। देखिए 2 चाकू 8 होते हैं सल्फ़र। अब ऑक्सीजन को जोड़ लें, 2 3 6 और दूनी 16, कितने हो जाएंगे 22, 16 और 8 होते हैं नहीं, 2 3 6 और 8 दूनी 16, तो 22 हो जाएंगे, तो 11 दूनी 22। इस प्रकार से आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। और यदि ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और इस पायराइटर कक्ष में बन जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ये 2 विधियाँ हो जाएंगी आपकी पायराइटर पात्र में। अब ये गैस पहुँचेगी नाइटर पात्र में, तो बी हेडिंग हम डालेंगे नाइटर पात्र। ये विधि जैसे जैसे हम स्टेप में बढ़ेंगे, एक एक स्टेप में बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम उनकी हेडिंग बना लेंगे। दूसरी विधि होगी नाइटर पात्र, और नाइटर पात्र में सोडियम नाइट्रेट और किसका सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण भरा होता है। जब ये गैस इसमें पहुंचती है तो देखिए किस में बदल जाती है। तो जब हम देखिए पहले क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट और NO3 और H2SO4,
जब सोडियम नाइट्रेट में H2SO4 डालते हैं तो हमें HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। पहले हेडिंग डाल लें, गलत हो जाएगा नहीं तो। नाइटर पात्र, नाइटर पात्र, हर किसी की हेडिंग डाल के चलेंगे। बी पॉइंट हो गया आपका नाइटर पात्र। नाइटर पात्र में आपका भरा हुआ है सोडियम नाइट्रेट, ये और उसके साथ है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा होती है, बना हम सल्फ्यूरिक अम्ल ही रहे, अगर थोड़ा बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम डाल लेते हैं। हमें अधिक मात्रा में बनाना भाई, अगर लोहा लोहे को काट देता है तो यहाँ पर लोहा लोहे को काटने का काम कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का प्रयास कर रहा है। तो हमारा बन जाता है HNO3 और ये नाइट्राइड लिख दिया, नाइट्रेट। एक हाइड्रोजन यहाँ बच जाता है तो दूसरा प्रोडक्ट बनता है हमारा HNOSO4 यानी कि सोडियम बाई सल्फेट। अब ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्रिया करती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस से। सल्फर डाइऑक्साइड से जब ये नाइट्रिक अम्ल क्रिया करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है। अब हमें यहाँ चाहिए हाइड्रोजन 2, यहाँ पर कितने लिए हैं, एक, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो NO2 यानी कि ये NO2 2 बार हो गए हैं तो आगे लगाएंगे 2 का मल्टीप्लाई। अब हम सल्फ़र की संख्या देख लें, इकलौता है, SO2 है। अब ऑक्सीजन को पूरा करेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 8, 2 चाकू और 2 दूनी 4 यहाँ है और 4 यहाँ पर हैं तो 8 हो गए ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 2 दिख रहे हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन 2 हैं तो वो भी पूरे हो गए। तो नाइटर पात्र में जब नाइटर पात्र में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है तो वो बदल देती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और सल्फ्यूरिक अम्ल में। अब ये यहाँ से होती हुई इस लाइन से, इस ऊपर वाली नलिका से होती हुई किस में पहुंचती है, ग्लोबर स्तंभ में। अब ये जब ग्लोबर स्तंभ में पहुंचती है, एक रास्ता यहाँ से और दिखाया जाता है, इसको पहले बाद में लिख देंगे। यहाँ सांद्र H2SO4 है, H2SO4 वो भी कैसा, सांद्र। एक रास्ता यहाँ से होता है, ये नाइट्रिक अम्ल इस रास्ते से भी भेजा जाता है इसमें और गैसें ऊपर से चली जाती हैं। ये रास्ता होता है नाइट्रिक अम्ल भेजने का, सल्फ्यूरिक अम्ल जब ये इसमें जाता है तो इन सीसा कच्छों में भी प्रवेश करता है। ये आपका हो जाता है तो इसको रब कर देते हैं। तो अगला पॉइंट आपका क्या होगा, 2 एडिंगें हो गई, पहली पायराइटर बर्नर और उसके बाद में नाइटर पात्र तो इसको हम अब रब कर देते हैं। अब इसके बाद में सी हेडिंग होगी ग्लोबर स्तंभ। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा और अंत में आपको प्राप्त होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब लिखेंगे आप अगली सी हेडिंग ग्लोबर स्तंभ। ग्लोबर स्तंभ क्या होता है, ग्लोबर स्तंभ में कुछ क्वार्टज के टुकड़े लगे होते हैं और यहाँ पर तो बड़ा है पहले से कोयला। तो ग्लोबर स्तंभ में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल के क्या प्रयास होते हैं, उसमें बड़ा होता है सोडियम नाइट्रोसो हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोसो सल्फाइड भरा होता है और वो थोड़ा सा जलीय माध्यम में होता है। किस में होता है, जलीय माध्यम में। जब जलीय माध्यम में नाइट्रोसो, इस स्तंभ में भरा होता है नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं, इसे एक बार में बोलेंगे नाइट्रोसिल। अब नाइट्रोसिल में कुछ मात्रा द्रव की होती है तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल को बदल देती है। किस में, देखिए अब इसमें हमें कुछ ऐसा कर दें कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ इसको गर्म करेंगे, ज़्यादा पास है, जगह नहीं बची है तो इसको दोबारा लिखते हैं।
ग्लोबल पात्र में होता है नाइट्रोसोसिल HSO4 और हम लिखेंगे H2O। जब ये नम नाइट्रोसिल नम हो जाता है तो ये बदल जाता है H2SO4 में और अब निकल जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसें वहीं उसी में बनी रहती हैं। तो आगे हमें नाइट्रोजन 1 और 1 2 प्राप्त हुए तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें हाइड्रोजन चाहिए 2 और 2 4, तो यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा हमें 2 का। तो देखिए इस मल्टीप्लाई से ये 2 हाइड्रोजन और 2 ये, तो टोटल हो गए 4। सल्फेट की संख्या कितनी है? 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 है और 2 यहाँ भी प्राप्त हो गए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब ये 2 हाइड्रोजन आपके रह जाएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है 2NO2, यानी कि 2 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। तो एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन के साथ चला जाता है NO2 बनाता है, एक ऑक्सीजन छूट जाती है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इस प्रकार से बनता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से और यहाँ से किस कक्ष में पहुँचता है? सीसा कक्ष में पहुँच जाता है। ये शीशे के कक्ष हैं जिसमें छोटे छोटे टुकड़े कांच के रखे गए हैं, इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं? सीसा कक्ष विधि। ये शीशे के कक्ष लगे हैं। कभी कभी चित्रों में इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये ना समझे हमने 3 बनाए हैं तो आपको ही 3 बनाने हैं, 2 ही बना ले तब भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड का ये चित्र बन जाएगा, इसका डायग्राम खिंच जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट होगी डी हेडिंग, सीसा कक्ष। अब जो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जा रही थी और नीचे से सल्फ्यूरिक एसिड जा रहा, अब सल्फ्यूरिक एसिड सीसा कक्ष में पहुंचकर देखिए क्या परिवर्तन करेगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड और जल के साथ मिलती है तो निर्माण करती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड का। यहाँ पर उड़ती हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस जा रही है और नीचे से जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण, वो यहाँ बदल गया सल्फ्यूरिक अम्ल में, अब वो यहाँ जा रही है। कुछ मात्रा में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे ये और ये पाए जाते हैं, उसमें मिले रहते हैं। वो सीसा कक्ष में जाकर क्या करते हैं? सीसा कक्ष में जल होता है ऑलरेडी और ये आपस में मिलकर बना देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम इसको कर लेंगे पूरा कंप्लीट। तो SO4 करना है तो 2 हो गए। जल की संख्या हमें ज़्यादा बनानी है तो हम यहाँ क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 नाइट्रोजन ये 4 हो जाएंगे इसको मिलाकर, तो बन जाएगा हमारा NO2 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन 2 2 4 हो गए हैं सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि इसको भी 2 करना होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु लेंगे तभी तो ये सल्फर कंप्लीट होगा। तो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन और 2 ये और 2 ये 4 बन गए और नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर हो जाएगी। अब देखिए 2 सल्फर प्राप्त हुए यहाँ पर, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हैं, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन ये और ये 2 ऑक्सीजन मिलकर बना लेती हैं 4, तो 2 चाकू 8, 2 इसकी और 2 इसकी 4 और 4 यहाँ पर हैं, ये 8 बन जाती हैं ऑक्सीजन। इसके साथ में है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बाकी है। अब ये पहुंच जाता है सीसा कक्ष से होता हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल गैल्यूसेक स्तंभ में। किसमें? गैल्यूसेक स्तंभ में। अब गैल्यूसेक स्तंभ में ये किस में बदल जाएगा? नाइट्रोसिल में। देखिए कैसे, अब सल्फ्यूरिक अम्ल दौड़ता हुआ पहुंचा है गैल्यूसेक स्तंभ में और उसमें लगा हुआ है कोयला। गैल्यूसेक बीच में डैश लगाते हैं स्तंभ,
और इसमें भरा होता है, या बोल दें कि कोक स्तंभ। इसमें कोयला भरा रहता है। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो विभिन्न गैसों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। जैसे हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इन गैसों को अवशोषित कर लेता है। इस स्थान पर भरा हुआ है कोयला। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अब हम बता दे रहे हैं, इस स्थान पर भरा होता है कोयला विभिन्न गैसों को सोख लेता है और बूंदों के रूप में टपकता रहता है H2SO4, और आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पहले से 2 लगा रखे, और इसमें होती हैं अशुद्धियाँ नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। जब ये इसमें पहुंचता है तो ये बदल जाता है NOHSO4 में, यानी कि नाइट्रोसिल में बदल जाता है। ये अशुद्धियाँ कोयला सोख लेता है यहाँ पर, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल में नाइट्रस ऑक्साइड निकालना बहुत आसान होता है। तो जब तक हाइड्रोजन 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करिए, नाइट्रोजन 2 हो गए, और शेष हमारा निकल जाएगा H2O। जल भी उसमें होगा। तो हम क्या करेंगे, H2SO4 को डाला तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, और 2 यहाँ पर हो गई, तो 4 करना ज़रूरी हो गया। सल्फ़र 2 है तो हैं यहाँ पर, ये NO यहाँ जुड़ गया, इसको भी हमें 2 करना होगा, लेकिन यहाँ पर है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, इसकी 1 ऑक्सीजन छीन लेंगे तो ये 2 हो जाएंगे। यानी कि ये कैसे लिखा है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये हाइड्रोजन 2 इसमें से इसकी 1 ऑक्सीजन को छीन ले जाए, ये भी NO बचेगा, ये 2 NO, तो 2 NO, ये नाइट्रोसिल हो गया। ये आपका नाइट्रोसिल बन गया, जिसमें 60 से 70% H2SO4 होता है। ये हो गई आपकी सीसा-कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसको गैल्यूसेक स्तंभ में या किसी कोयले में डालकर धीरे धीरे अवशोषित कर लेंगे, और हमें क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद में बचती है आपकी दूसरी हेडिंग औद्योगिक विधि में संपर्क विधि। संपर्क विधि द्वारा हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो संपर्क विधि बी हेडिंग डालेंगे। संपर्क विधि, ये होती है संपर्क विधि, और दूसरी विधि है संपर्क विधि जो आपकी नीचे लिखी है। अब ऊपर वाली विधि को हम मिटा देते हैं। ये लीजिए, सीसा-कक्ष विधि का अंत हो गया। यहाँ पर जो डाला जा रहा था उसे सही से लिख दें, H2SO4। अब आपको जगह काफ़ी मिल जाएगी, दिखता रहेगा। यहाँ पर जल वाष्प है, भाप ये डाली जा रही है, ये वायु थी। अब इसको हम सही से लिख देंगे, और ये लीजिए, ये पूरी तरीके से आपका चित्र बनकर तैयार है। तो अब हम संपर्क विधि द्वारा बनाएंगे क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वही विधि है, वही हम पायराइट को गर्म करेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेंगे। तेज वायु की उपस्थिति में जब हम बर्नर की सहायता से आयरन पायराइट या FeS2 को गर्म करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होगी। तो देखिए कैसे, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, पायराइट कक्ष में हम फेरस सल्फाइड या Fe पॉइंट लिख देते हैं, या FeS2 को गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में तो हमें Fe2O3 प्राप्त होता है। FeS2 को गर्म करते हैं, फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आप पूरा कर लें, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, सल्फर 2 हो गए, तो 2 का यहाँ पर भी लगाएंगे। लेकिन 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कि हम
1 का मल्टीप्लाई लगा नहीं सकते, 3 का लगा सकते हैं, 6 बनेगा। तो यहाँ पर कर लेंगे हम 4। तो 4 करने से यहाँ 4 हो जाएंगे, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 4 करिए भाई, सल्फ़र 4 हो गए। तो सल्फ़र डाई नहीं, सल्फ़र 2 चाकू 8 है भाई, 8 करेंगे, अभी किया था 8 करेंगे। तो फेरस सल्फाइड या आयरन पायराइट इसे बोलते हैं। आयरन पायराइट ये कॉपर पायराइट का एक अयस्क होता है, उसी में अशुद्धि पाई जाती है। जब हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। या सल्फ़र अधिक मात्रा में तो उसको गर्म करेंगे तो हमें सल्फ़र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सल्फ़र प्राप्त हो जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड में बहुत सी धूल के कण होते हैं। जब उसमें धूल की आर्सेनिक की अशुद्धियाँ होती हैं तो हम उसको किस में पहुँचाते हैं? धूल अवशोषक कक्ष में, जिसमें हम जल बाष्प को प्रवाहित करते हैं। ये धूल के कणों को अवशोषित करके नीचे तली में बैठाल देता है ये कक्ष। तो यहाँ पर ये आयरन पायराइट कक्ष है। फिर उसके बाद में जाता है, इसके अंदर ए पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट धूल अवशोषक कक्ष। सिर्फ अब इसकी बातें ही लिखनी है। जब SO2 गैस बहुत सी अशुद्धियों के साथ, गंदगी के साथ धूल अवशोषक कक्ष में पहुंचती है तो भाप के द्वारा उसकी अशुद्धियों को अवशोषित कर लिया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस शीतलक कक्ष में आ जाती है। ये कौन सा है? शीतलक कक्ष। अब ये धूल के कणों को अवशोषित कर लिया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस शुद्ध हो गई, फिर भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती। तो अगला पॉइंट है शीतलक कक्ष। शीतलक कक्ष, शीतलक कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में ये इस नलिका से होती हुई किस में पहुंचती है? धावन स्तंभ में। तो धावन स्तंभ में करते हैं। नंबर 3 पॉइंट, धावन स्तंभ। धावन स्तंभ में क्या होता है कि बहते हुए जल का ऊपर से डाला जाता है फव्वारा, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो भी सल्फर की अशुद्धियाँ, अन्य चीज़ों की अशुद्धियाँ होती हैं वो इस कक्ष में धुलकर नीचे अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ से धुलने के बाद गैस पहुँचती है शुष्कन स्तंभ में। शुष्क किया जाएगा, क्योंकि जल के साथ जब भी गैस धुल जाएगी तो वो नम वायु हो जाएगी, अब उसको सुखाना भी है। शुष्कन स्तंभ में क्या होता है? क्वार्टेज लगे होते हैं, क्वार्टेज लगे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं क्वार्टेज के, वो लगे होते हैं, और उसमें हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा उसको धोते हैं। किससे? गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर धोते हैं गैस को। जब गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर इसको धोते हैं तो क्या परिवर्तन होते हैं? तो आ जाता है शुष्कन स्तंभ। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहीं पर SO2 बदल जाती है ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में, यहाँ से धुलती हुई सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है। जब इसको हम यहाँ पर धोते हैं और ज़्यादा मात्रा में ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही होती है। तो अगला पॉइंट होगा शुष्कन स्तंभ, यानी कि एक कक्ष बनाया गया है, एक कमरा बनाया गया है जिसमें हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को शुष्क करना है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को हम जब शुष्क करेंगे किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के फव्वारे में। एक फव्वारा चलाएंगे यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल का फव्वारा चलाएंगे जो क्वार्टेज से होता हुआ अशुद्धियों को नीचे कर देगा, अपशिष्ट बाहर निकल जाएगा और ये शुष्क हो जाएगा और बन जाएगा ओलियम H2S2O7। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन यहाँ मिलेंगे तो 7 हो जाएंगे, और एक सल्फर दूसरे सल्फर से मिलेगा तो H2, ये बन जाएगा आपका ओलियम। अब ये ओलियम बन गया। अब यहाँ के बाद अगला पॉइंट आपका आ जाएगा आर्सेनिक बॉक्स। नंबर है 5, आर्सेनिक बॉक्स।
जबकि इसमें आर्सेनिक नहीं, Fe2OH का होल थ्राइज फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा रहता है। नाम आर्सेनिक बॉक्स रखा गया क्योंकि ये आर्सेनिक जैसी अशुद्धियाँ। सल्फर एक ऐसा तत्व है, जब हम यहाँ सल्फर को जला रहे हैं तो सल्फर एक ऐसा तत्व है जिसमें आर्सेनिक तो डेफिनेटली होगा ही होगा, 100% उसमें आर्सेनिक होगा। और जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वो आर्सेनिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो क्या होता है कि जब यहाँ से सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस और जो सल्फ्यूरिक अम्ल जाता है तो आर्सेनिक की अशुद्धियाँ जैसे AS2 ऑक्सीजन के साथ जब संपर्क करती है तो AS2O3 में बदल जाती है आर्सेनिक। ये क्या अशुद्धियाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ में जुड़ी थी, आर्सेनिक की अशुद्धियाँ यहाँ से बॉक्स में अवशोषित कर ली जाती हैं। किसके द्वारा? फेरिक हाइड्रोक्साइड के द्वारा आर्सेनिक बॉक्स में। अब ये है बॉक्स परीक्षक, नंबर 6 बॉक्स है परीक्षक, परीक्षण बॉक्स। हमने आपको बताया था एक बात जब हमने आपको कोलाइडी अवस्था पढ़ाया था कि कोलाइडी कणों को अगर झरोके से कहीं लाइट आ रही है तो कोलाइडी कण प्रकाश में चमकते हैं। जैसे धूल के कण किसी झरोके से अगर सूरज के प्रकाश आ रहा है तो उसमें दिखता है कि आपको उसमें धूल के कण दिखते हैं। ऐसे ही इस बॉक्स में जब हम किसी प्रकाश को गुजारते हैं, अगर वो प्रकाश उसमें गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, तो समझ लीजिए कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी वो बिल्कुल ही शुद्ध थी, उसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं थी। इतनी विधियों के बाद हमने यहाँ आर्सेनिक बॉक्स तक सभी गैस को शुद्ध कर लिया था। जो सल्फर डाइऑक्साइड ढेरों मात्रा में हमने यहाँ से बनाई आयरन पायराइड से लेकर और शुष्कन स्तंभ और आर्सेनिक बॉक्स तक पहुँचे। यदि वो लाइट चमकने लगती है तो समझ लेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस परीक्षण बॉक्स तक पहुँचते पहुँचते अभी भी अशुद्ध है। अब जब वो चमक नहीं रहा है प्रकाश तो ये मान लेंगे कि इस परीक्षण बॉक्स में अब जो गैस पहुँच रही है वो शुद्ध है। अब उसके बाद में आ जाता है संपर्क स्तंभ। संपर्क स्तंभ है 7वां स्तंभ। संपर्क स्तंभ संपर्क स्तंभ में बेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उत्प्रेरक भरा होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा, देखिए बनना यहीं से स्टार्ट हो गया, कुछ मात्रा में ओलियम भी बन चुका है और कुछ मात्रा में सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस जब ऑक्सीजन गैस से संपर्क करती है तो ये सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल जाती है। किसकी उपस्थिति में? B2O5 बेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये क्या है? उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक। ये आपका उत्प्रेरक हो गया। अब ये सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल गया तो इसको रिएक्शन को जो है उसको संतुलित कर लिया जाए। 2 3 6 तो 6 करना है, 2 दूनी 4 और 2 6। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के फव्वारे में फिर धोते हैं। क्या हुआ? यहाँ से सल्फर ट्राईऑक्साइड पहुँची, सल्फर ट्राईऑक्साइड लिखे, और हम सल्फ्यूरिक अम्ल के फव्वारे में धोएं तो ये ओलियम में बदल जाता है। तो इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं आयरन पायराइड को। कक्ष कौन सा है आपका? लास्ट में अवशोषण कक्ष बोल देंगे इसको। तो सबसे लास्ट पॉइंट होगा 8वां कि जब सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ में धोई जाती है या फव्वारे से गुजारी जाती है तो H2S2O7 ओलियम बनता है। क्या बनता है? ओलियम। अब ये सभी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल है, नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इसको हम क्या करेंगे? ओलियम को जल में भरकर, जल में ओलियम को डालेंगे और इसको बहुत तेज़ी से हिलाएंगे, यानी कि ओलियम में जल मिला देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इस ऑक्सीजन से जाने से ये कितने हो जाएंगे? 8। तो आपका बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा पूरी मात्रा में। और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है तो 2 लगा देंगे।
तो इस प्रकार से दो विधियों द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं और ये दो विधियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप पढ़ लें अच्छे से। हम मुझे पता है इस वीडियो को देखने में आपको बहुत ही आनंद आया है और वीडियो को आप जब इतना आनंद आया है, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी दोस्त यार हैं आप जो कि पढ़ने वाले हैं तो उनके ये वीडियो शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो अब आगे चलेंगे, हम इसके बताएंगे गुण, सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण। ये आपका हो गया, इसका अंतिम पॉइंट है ऑक्सीजन परिवार का। तो अब लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण, यहीं पर हेडिंग बढ़ा दें गुण। गुण में सबसे पहला पॉइंट होगा भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणों के बारे में। तो सबसे पहला गुण होगा आपका भौतिक गुण, दूसरा गुण होता है उसमें रासायनिक गुण। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरी होंगी केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे H2SO4 एक रंगहीन तेलीय द्रव है। नंबर दूसरा पॉइंट H2SO4 जल में अत्यधिक विलय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। देख लीजिए SO4, इस प्रकार से लिखेंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल को। इस पर होता है डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव और इस पर डेल्टा निगेटिव। इसके बाद दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा तो वो भी ऐसे ही बना होगा। ये लीजिए डबल बॉन्ड O सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसके बीच में जो बंद होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, H बॉन्ड। ये होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के दो अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अगला पॉइंट नंबर तीसरा, इसका गलनांक .5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके बारे में क्या बताया, जैसे जैसे इसमें जल की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका गलनांक बदलता जाता है। तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 3-4 जो भी हैं वो भौतिक गुण हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है रासायनिक गुण। अब आ जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसके बारे में बताते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में पहला लिखेंगे, पहले लिख देंगे हेडिंग को। नंबर 2 दूसरी हेडिंग है रासायनिक गुण। तो पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी नंबर 1 अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही प्रबल अम्लीय होता है, जो जल में घुलकर वियोजित हो जाता है, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। H2SO4 इसकी अम्लीय प्रकृति इतनी होती है कि इसको जब भी आप जल में घोलेंगे तो 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे और एक सल्फेट आयन बनेगा। तो ये बहुत ही प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। त्वचा पर पड़ने से ये फफोले उत्पन्न कर देता है। जिस भी धातु या किसी पदार्थ पर पड़ जाएगा उसको संक्षारित कर देगा, उसको बिल्कुल ही मिटा देगा, उसको धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, बिल्कुल ही मिटा देगा। नंबर दूसरा पॉइंट, अम्लीय प्रकृति के बाद में लिखेंगे हम वियोजन।
जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को वियोजित करते हैं यानी थोड़े से ताप पर गर्म करते हैं तो जल और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। मिला लीजिए, जब सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गर्म करेंगे तो जल और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। इन तीनों दोनों को इकट्ठा करिए, सल्फ्यूरिक अम्ल फिर प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया वियोजन। नंबर 3 निर्जलन। निर्जलन गुण, इसके अंदर एक क्वालिटी होता है, कोई भी पदार्थ हो उसको निर्जलीय कर देगा, बिना जल का कर देगा, उसका हाइड्रोलिसिस कर देगा। जैसे निर्जलीकरण का मतलब होता है कि किसी भी इंसान या प्रोडक्ट या कोई भी हो, कोई भी जंतु हो, उसके अंदर से जल की कमी कर देना, निर्जलीकरण। अगर कोई भी यौगिक आपने लिया है और उसके अंदर से जल की कमी कर दे तो वो निर्जलीकरण कहलाता है। जैसे हम लिखेंगे CH3COOH का होल ट्वाइस कर दें, नहीं तो इसको 2 बार लिख दें। जब अधिक मात्रा में एसिटिक एसिड लेंगे और उपस्थिति डाल देंगे सांद्र H2SO4 की, तो ये इसका निर्जलीकरण कर देगा और बन जाएगा CH3CO। इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये इसका निर्जलीकरण कर देगा और बन जाएगा आपका जल। जल को निकालना ही निर्जलीकरण है। अन्य अपक्रियाएं हम देखते हैं। दूसरा अगर देख लें, जैसे हम लिखे हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ये CH3COOH का होल ट्वाइस है और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर दें, ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, इसका निर्जलीकरण करेंगे तो ये एक जल निकल जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ऊपर वाला कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बन जाएगा H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। निर्जलीकरण करने पर ये किसी भी पदार्थ का जल बाहर कर सकता है और अन्य यौगिक का निर्माण कर देता है। ये इसकी एक प्रकृति होती है। अब इसको हम मिटा देते हैं। निर्जलीकरण हो गया। अगली हेडिंग डालेंगे नंबर 4, अवक्षेपण अभिक्रिया। किसी भी यौगिक, जैसे हम लिखें बेरिलियम क्लोराइड Cl2 और उसको H2SO4 के साथ में गर्म कर दें, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं जिंक क्लोराइड, इसको भी हम गर्म कर सकते हैं H2SO4 के साथ। तो हमारा बन जाएगा क्या? 2 हाइड्रोजन ये, 2 क्लोराइड ये और 2 हाइड्रोजन, बन जाएगा 2HCl। यानी कि इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं आपके सामने, ये बन गया। बचा क्या? BaSO4, बेरिलियम सल्फेट बन जाएगा। ये इसका क्या है? अवक्षेपण करना। जब हम बेरिलियम क्लोराइड को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करेंगे तो बेरिलियम क्लोराइड प्राप्त होगा। ऐसे ये 2HCl बाहर और आपका प्राप्त हो जाएगा ZnSO4। इसकी जगह पे अन्य धातु भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड और हम इसको गर्म करेंगे H2SO4 के साथ, तो ये दोनों बन जाएंगे। क्या सोडियम क्लोराइड 2 नहीं लगाएंगे तो आगे 2 लगा लेंगे, तो 2 Cl 2 हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो 2HCl बन जाएगा। बन गया। अब 2 सोडियम बचे हैं और 1 सल्फेट बचा हुआ है, तो लिखेंगे Na2SO4। जब भी हम किसी अन्य धातु यौगिक के साथ या धातु लवण के साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करेंगे तो वो अवक्षेप प्राप्त करेगा, कुछ पदार्थ अवक्षेपित हो जाएगा, अलग हट जाएगा, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी अवक्षेपण, और कुछ पदार्थ को वो बाहर निकाल देगा। जैसे हमने बेरिलियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया तो बेरिलियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड को गर्म किया तो जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड को गर्म किया तो हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ। ये होती है अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अब इतनी एग्जाम्पल दे दिए तो इसको हम मिटा देते हैं। अगला पॉइंट नंबर 5। मुझे भरोसा है आपको इस वीडियो में बड़ा ही मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं।
तो फिर वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम डालेंगे ऑक्सीकारक गुण नंबर 5। ये भाई ऑक्सीकरण भी कर सकता है, ऑक्सीकारक गुण। इसमें एक क्वालिटी होती है, ये ऑक्सीकरण भी कर सकता है, ये एक ऑक्सीजन नवजात बना सकता है। देखिए कैसे, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म कर दें, ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म कर दें, तनु कर लें थोड़ा सा पतला, तो पतला सल्फ्यूरिक अम्ल करेंगे तो 2 हाइड्रोजन इसकी एक ऑक्सीजन ले जाएंगे तो बना देगा H2O, 3 ऑक्सीजन बनी, तो एक निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक नवजात ऑक्सीजन, नवजात नीसेंट ऑक्सीजन, इसको कहते हैं नीसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अब ये ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़कर ऑक्सीकरण कर सकती है, तो इसमें ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है। जिसको भी ऑक्सीजन ज़रूरत होगी तो ना क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे और गर्म कर देंगे तो वो उसको ऑक्साइड में बदल देगा। नंबर 6, धातुओं से अभिक्रिया। अब धातुओं के साथ, ये तो आपके हाई स्कूल में आए बात कि धातुओं से अम्ल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। जैसे देखिए H2SO4, धातु डालेंगे हम सोडियम, H2SO4, धातु डालेंगे हम जिंक, H2SO4, धातु हम डालेंगे कॉपर। तो ये क्या करेगी, धातु इस हाइड्रोजन को हटा देगी तो बनेगा Na2SO4, क्योंकि सोडियम की भाई बैलेंसी 1 होती है और सल्फर को चाहिए 2, और हाइड्रोजन गैस मुक्त। अब यहाँ क्या करें, हम 2 का मल्टीप्लाई करें, जिंक की बैलेंसी 2 होती है, दोनों हाइड्रोजन को हटा देगी तो बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त। कॉपर को डालेंगे तो कॉपर भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और बन जाएगा CuSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त। ये होती है धातुओं से अभिक्रिया। अब आप भाई अधातुएं भी आ जाती हैं, तो इसके साथ साथ आपको अधातुओं से भी बता देते हैं। नंबर 7, अधातु, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, यही बहुत सबसे बड़ी अधातुएं यही हैं। सबसे पहले इन्हीं को खोजा गया था, अधातु से क्रिया करा दीजिए। आर्सेनिक से अब क्रिया कराएंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो H2SO4, तो आर्सेनियम सल्फेट बनेगा, आर्सेनियम As2SO4 का होल थ्राइज। अब आर्सेनियम सल्फेट बनेगा तो हमें हाइड्रोजन यहाँ से हटाने 3 करने हैं, तो हमें 3 करने के लिए क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई, 3SO4 हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3H2 उड़ जाएगी, हाइड्रोजन गैस उड़ेगी, धातु हो चाहे वो अधातु, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लें। इसी प्रकार से एंटीमनी SbH2SO4 का हम कराएंगे। जब हम एंटीमनी को डालेंगे, यानी Sb मतलब होता है एंटीमनी, एंटीमनी को डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में तो हमारा बनेगा एंटीमनी सल्फेट, तो ये होगा Sb2SO4 का होल थ्राइज और निकल जाएगा H2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इतने कर लेने हैं कि ये 3 प्राप्त हो जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सल्फेट 3 हो गया, हाइड्रोजन उड़ जाएगी। ये हो गई अधातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया हो रही तो इस प्रकार, और धातुओं से ट्राइसल्फेट बन रहे थे, और धातुओं में केवल सल्फेट ही बनते हैं। तो ये हो गई भाई क्या, धातुओं और अधातुओं से क्रिया। अब इसको रब कर देते हैं। बहुत आहिस्ते से सीखना है आपको, हमें पता है कुछ तेज़ी में आज बता दिया है। अब लिखेंगे हम नंबर अगला 8, 9 हो गया, यौगिकों से अभिक्रिया। यौगिकों से अभिक्रिया कराना है तो हम करा दें HBr
प्लस H2SO4, फिर हम उसके बाद में डाल दें सोडियम कार्बोनेट H2SO4, फिर उसके बाद में हम गर्म कर दें सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको गर्म कर दें H2SO4। इसको गर्म करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन ब्रोमीन पृथक हो जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे ब्रोमीन, तो Br2 पृथक हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन ये 2 ये 4 मिलकर यहाँ से 2 ऑक्सीजन तोड़ लेंगे तो 2H2O बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। अब देख लीजिए 2 हाइड्रोजन ये 2 ऑक्सीजन यहाँ से ले जाएंगे तो 2H2O, एक सल्फर बचा है उसके साथ 2 ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्सीजन गैस बन जाएगी। और जब इस यौगिक के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा Na2 और ये SO4 जुड़ जाएगा SO4। अब Na2SO4 बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बोनेट की एक ऑक्सीजन को ले लेंगे, कार्बोनेट की एक ऑक्सीजन ले लेंगे तो बन जाएगा H2O। बचा क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। ये 10th आपके क्लास 10th की रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया को कराना। ऐसे ही बाइकार्बोनेट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन 2 ये, तो टोटल इसकी ऑक्सीजन छीन लेंगे 2 को तो बनाएंगे 2H2O। अब ये 2 सोडियम इसके साथ जुड़ जाएंगे तो बनेगा Na2SO4, जुड़ गए। अब यहाँ पर 6 हाइड्रो ऑक्सीजन है तो 2 ये छोड़कर चला जाएगा और बनाएगा 2CO2। ये कितनी बार है? 2CO3, ये 2 अपनी ऑक्सीजन छोड़ देगा तो CO2 बनेगा और 2 हाइड्रोजन ये 2 ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। देखिए 2 3 6 और 4 10 ऑक्सीजन है, तो 4 यहाँ 2 यहाँ और 4 यहाँ, 4 और 2 6, 6 और 4 10 हो जाएगा ये आपका यौगिकों से अपक्रिया। अब अगली आ जाएगी प्रतिस्थापन अपक्रिया। विद्युत रासायनिक श्रेणी जिस स्टूडेंट ने पढ़ ली है, नहीं पढ़ी है तो पिछले वीडियो हमारे किस में जाएंगे? विद्युत अपघटन वाले वीडियो में जाएंगे, जिसमें विद्युत अपघट का निर्माण किया गया है, जिसे हम कहते हैं विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस वीडियो में जाएंगे, हमने एक पढ़ाया है, उसमें वीडियो देखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग। तो उस श्रेणी के अनुसार आपको हम बताते हैं प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में क्या होगा? जैसे हमारा होगा बहुत सी अपक्रियाएं होंगी जो प्रतिस्थापित हो जाती, जैसे H2SO4 में यदि हम जिंक धातु डाल दें तो जिंक इसको क्या कर देगी? प्रतिस्थापित कर देगी। या फिर अन्य किसी अपक्रिया, जैसे हमारा लिखा हो ZnCl2 और उसमें हम डाल दें H2SO4, तो ये हाइड्रोजन इस जिंक को प्रतिस्थापित कर देगा और बन जाएगा ZnSO4 और 2HCl निकल जाएगा। ये बहुत सक्रिय होता है, विभिन्न धातुओं को प्रतिस्थापित कर सकता है, जिससे हाइड्रोजन की मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। हाइड्रोजन सल्फेट उस धातु को प्रतिस्थापित कर देगा। नंबर 10 PCl5 से अभिक्रिया। अंतिम अपक्रिया है आपकी PCl5 से अपक्रिया। तो PCl5 से अपक्रिया कराएंगे आप H2SO4 की, तो लिखिए PCl5 प्लस H2SO4। जब हम PCl5 से अपक्रिया कराते हैं तो PCl5 में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यौगिक होता है POCl3 जरूर बनता है, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीट्रियोक्लोराइड। तो यहाँ पर कितने हैं? 5। और हमारा बनेगा यहाँ पर SO2Cl2 सल्फ्यूरस क्लोराइड। अब हमें इसे पूरा करना है तो हमें 2 का मल्टीप्लाई लगाना होगा, सल्फ्यूरिक हम कर लेंगे 10 और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा HCl। तो अब हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। फास्फोरस की संख्या कितनी है? 2, तो 2 को पूरा कर लीजिए।
ऑक्सीजन कितने हमारे 4, तो 2 यहाँ आ गए और 2 ये लगे हुए हैं, 4 पूरे हो गए। हाइड्रोजन अगर 2 ले जाएं Cl तो Cl, तो 2 Cl और 6 और 2 8 हो गए, और 8 और 2 10 हो गए। क्लोरीन जोड़ेंगे, 2 यहाँ है, 2 3 6 इसमें जुड़े हुए हैं और 2 यहाँ, तो 2 और 6 8 और 2 10। हाइड्रोजन 2 थे तो वो Cl के साथ चले गए। ऑक्सीजन 4 थे, 2 सल्फ्यूरस क्लोराइड के साथ में और 2 यहाँ पर आए। और फास्फोरस 2 थे तो 2 का आगे मल्टीप्लाई लगा दिया, तो क्या बना सल्फ्यूरस क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। जब हम PCl5 को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर दें तो ये सल्फ्यूरस क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड और HCl बनता है। तो आज सल्फ्यूरिक अम्ल समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। इस ब्लॉक में जितना भी रह गया उसको एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो है डी और एफ ब्लॉक, उसके बाद में रह जाता आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट बुक दी एंड। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वीडियो में फर्स्ट बुक दी एंड हो जाएगा उसका, और सेकेंड बुक को फिर स्टार्ट करेंगे। जबकि हमने पढ़ा रखा, लेकिन आपको दोबारा से हम पढ़ाएंगे सेकेंड बुक का सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।